Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं in the synthesis of bacterial cell wall, because bacterial cell wall is very important structure for the bacteria। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जैसे साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म को सराउंड किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, और उसको आउटर स्ट्रक्चर जो है उसमें मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर लेयर नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन जो कि बैक्टीरियल सेल को ना सिर्फ रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही होती है बल्कि उसको ऑस्मोटिक बर्स्ट से भी बचा रही होती है। तो सेल वॉल की सिंथेसिस, उसके जो स्टेप्स है वो इंतहाई अहम है हमें समझने के लिए कि वो किस तरह से सेल वॉल बिल्ड होती है बैक्टीरिया की। यहाँ पर जो आपको एक जनरल सी डायग्राम नजर आ रही है बैक्टीरियल सेल वॉल की, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन नजर आ रही है, टिकोइक एसिड है इसके अंदर, इसके अलावा पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स हैं। ये सारे जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन, पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स, टिकोइक एसिड, ये सब जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और यही रीजन है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को उसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और उसको आउटर एनवायरनमेंट से बचाती हैं, आउटर अटैक से उसको बचाती हैं। सो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टडी करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये कुछ की प्लेयर्स हैं, इसको आप अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप फिलहाल अभी इसमें हम देखें कि कौन से की प्लेयर्स हैं, इसको आपको माइंड में रखना है जो इन्वॉल्व है इन द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो उनमें सबसे पहले जो है वो आपको साइटोप्लाज्म को जहन में रखना है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर है दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को भी आप किसी सूरत निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल में कोई रोल प्ले नहीं करती। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हमने बात की थी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी कि ये सब क्या रोल प्ले कर रहे हैं इन दी सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं, और इसके अलावा पेरीप्लाज्म जो आउटर है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो आउटर हमारा सारा एरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेरीप्लाज्म इसमें बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस में। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जिसमें से एक अगर मैं आपको बताऊं दैट इज ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इसके अलावा जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जैसे मैंने आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें एक लिपिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये जो PP आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसके साथ फॉस्फेट का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली अ लिपिड लाइक प्रोटीन, इसको आप कहते हैं लिपिड लाइक मॉलिक्यूल, इसको आप बैक्टोप्रेनॉल कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस में इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। सो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं फाइनली जो किस तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसाइज होती है, विच इज बेसिकली अ वेरी क्रिटिकल स्टेप फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो असेंबली है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या सेल वॉल, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है बेसिकली जो सेल वॉल बनी हुई होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। तो हमें इसीलिए पेप्टाइडोग्लाइकेन की असेंबली को स्टडी करना, बैक्टीरियल सेल वॉल की जो पूरी असेंबली होती है वो किस तरह से होती है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अगर सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक बर्स्ट, रिजिडिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करिए और बैक्टीरिया को जो उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकेन की असेंबली होती है जो हमने जनरल डायग्राम देखी थी। सो 4 steps are basically involved in the synthesis of bacterial cell wall। ठीक है, it is not a single step process, 4 steps इसमें मेजर इन्वॉल्व होते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल को सिंथेसाइज करते हैं। सो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो है साइटोप्लाज्मिक स्टेज। सो स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा होता है, इसमें बेसिकली सिंथेसिस हो रही होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर्स की। पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं अभी। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोमर बनते किस तरह से हैं। ये बेसिकली 2 प्रिकर्सर्स से मिलकर बनते हैं। एक प्रिकर्सर जो है डेफिनेटली आप इससे फेमिलियर होंगे, दैट इज कॉल्ड N-acetyl ग्लूकोसामीन, या आप उसको शॉर्ट फॉर्म में NAG भी कह सकते हैं। एंड सेकेंड प्रिकर्सर इज N-acetyl म्यूरामिक एसिड। सो ये दोनों जो प्रिकर्सर्स हैं NAG एंड NAM, ये मिलकर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर बनाते हैं। ठीक है, फिर हम उसको कहते हैं जब ये दोनों NAM और NAG आपस में मिलते हैं
दोनों प्रिकर्सर्स, तो वो एक पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर कहलाता है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, वो क्या है कि नैम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का अगर आप बायोकेमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके साथ आपको एक पेप्टाइड चेन भी नजर आएगी, और भी क्योंकि इसमें 5 अमाइनो एसिड्स हैं तो इसीलिए इसको पेंटापेप्टाइड चेन कहा जाता है, एंड इट इज लिंक्ड विद द NAM प्रिकर्सर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर। तो ये आपने बहुत ही अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करेगी असेंबली को अंडरस्टैंड करने के लिए। And why it is called peptidoglycan? Peptidoglycan हम इसको क्यों कहते हैं? Because of the presence of, अगर आप यहाँ डायग्राम में देखूं तो NAG एंड NAM बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ग्लाइकन चेन्स होती हैं, ठीक है। सो ग्लाइकन चेन्स की वजह से हम इसको इसमें ऐड करते हैं दी वर्ड ग्लाइकन, और हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि NAM के साथ एक पेंटापेप्टाइड चेन जो है वो एसोसिएटेड होती है, पेंटापेप्टाइड चेन होती है जो बाद में जाके असेंबली में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर आप NAM के साथ देखो तो एक पेप्टाइड ब्रिज इन्वॉल्व है, पेप्टाइड जो वाकई बाद में ब्रिज बनाता है, पेप्टाइड चेन है। तो इस पेप्टाइड की वजह से हम इसमें ऐड कर देते हैं दी वर्ड पेप्टाइडो। That is why, because of the presence of glycan chains and peptide bridges, this whole structure is called a peptidoglycan. Step 1 में क्या हो रहा होता है बेसिकली इसमें सिंथेसाइज हो रही होती है, किसकी सिंथेसिस हो रही होती है, प्रिकर्सर्स की, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। और वो कौन से प्रिकर्सर्स हैं, NAG एंड NAM। NAG stands for N-acetyl glucosamine and NAM stands for N-acetyl muramic acid, जिसके साथ कि आपको पता है पेंटापेप्टाइड चेन भी लगी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको लाजमी याद रखना चाहिए कि किसके साथ पेंटापेप्टाइड चेन अटैच होती है, एंड दैट इज NAM, ठीक है। तो ये फिर एक क्या बना देता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर बना देती है, ये दोनों मिलकर NAM और NAG। This pentapeptide chain is now, it is called a peptidoglycan monomer। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर किस में बनता है जी, स्टेप नंबर 1 में बनता है। लेकिन ये जो NAG और NAM है बेसिकली ये कहाँ से आते हैं, ये भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं। बेसिकली मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए, उसकी असेंबली के लिए। तो साइटोप्लाज्मिक जो स्टेप 1 है, मैंने उसको साइटोप्लाज्मिक स्टेज भी कहा था। तो इसको साइटोप्लाज्मिक स्टेज क्यों कहते हैं कि जितने भी प्रिकर्सर्स हैं, जो NAG है और NAM है, वो बेसिकली कहाँ बन रहे होते हैं, कहाँ सिंथेसिस हो रही होती है इन प्रिकर्सर्स की, ये सब कुछ हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्टेज। तो हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में किस तरह से ये प्रिकर्सर्स सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लूकोसामीन 1 फॉस्फेट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिटाइल CoA and UTP। UTP बेसिकली इज अ कैरियर दैट स्टैंड्स फॉर यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये एक कैरियर है जो शुगर्स को साइटोप्लाज्म के अंदर बाइंड कर रखता है ताकि उनको डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। तो ये बेसिकली UTP इज अ कैरियर, ठीक है। और ये UTP जो है वो in the presence of this acetyl CoA, ये ग्लूकोसामीन 1 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है into what, into UDP NAG। NAG आपको पता है कि फर्स्ट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर का, दैट इज N-acetyl ग्लूकोसामीन, जो कि UTP जो है वो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू UDP। बेसिकली ये कैरियर का ही काम कर रहा होता है, सही। और एक ग्लाइकेन शुगर को इसने बेसिकली प्रोटेक्ट किया होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट, ताकि इससे बैक्टीरियल सेल वॉल की आगे चलकर सिंथेसिस हो सके। अच्छा, अब ये जो UDP है, एक तो प्रिकर्सर हमारे पास आ गया NAG, ठीक है। अब हमें दूसरा प्रिकर्सर चाहिए, वो क्या है, NAM है। सो ये जो UDP NAG है, in the presence of an enzyme that is called enol pyruvate transferase, ये क्या करता है इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज, बेसिकली फॉस्फोइनोल फॉस्फेट की इसमें कैटालाइसिस करता है और इस UDP NAG को कन्वर्ट कर देता है इनटू UDP NAM, ठीक है। सो NAG से ये कहना गलत नहीं होगा कि UDP NAG, ये जो NAG है प्रिकर्सर, उसी से NAM फर्दर सिंथेसाइज होता है, उसी की कन्वर्जन से NAG से NAM बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज। और ये इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज क्या कर रहा होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट की जो है उससे पायरुवेट मॉलिक्यूल निकालकर NAM को देता है, NAG को देता है, और उससे वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू
नैम, ठीक है, एसिटाइलम्यूरामिक एसिड में। सो अब हमारे पास सेकंड प्रिकर्सर भी आ गया, नैग भी आ चुका है और नैम भी आ चुका है। लेकिन स्टोरी डजंट एंड हियर। नैम के अंदर जैसे आपको याद है कि अभी पेंटापेप्टाइड चेन तो ऐड नहीं हुई। नैम में तो हमें पता है कि एक पेंटापेप्टाइड चेन होती है, तो यहाँ पर तो कोई पेंटापेप्टाइड चेन हमें नजर नहीं आ रही। तो अभी ये नैम जो है वो फर्दर स्टेप से गुजरता है, उसके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है वो ऐड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए सी के जो है ये ये जो यूडीपी नाम है ये फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू नैम ट्राइपेप्टाइड। इसके साथ 3 अमाइनो एसिड्स की चेन अटैच होती है। एडिशनल जो 2 बच जाते हैं अमाइनो एसिड्स, वो इन फर्दर स्टेप एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एलानीन रेसमेज। इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एंजाइम जो एडिशनल 2 अमाइनो एसिड्स है रिमेनिंग इन द पेंटापेप्टाइड चेन वो ऐड ऑन होते हैं विद दिस ट्राइपेप्टाइड चेन। और फाइनली ये जो नैम है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नैम पेंटापेप्टाइड। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, कंप्लीट प्रिकर्सर बन चुका है। नैग भी हमारे पास कंप्लीट है, यानी कि हमारे पास नैग प्रिकर्सर भी आ गया और हमारे पास नैम विद अटैच्ड पेंटापेप्टाइड चेन भी सिंथेसाइज हो गया। सो इन फर्स्ट स्टेप जो कि सारा कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट फैक्टर्स, ये 2 प्रिकर्सर्स हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं वेयर इन दी साइटोप्लाज्म। तो अब ये तो था हमारे पास स्टेप 1। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्टेप 2, जिसको कि हम मेम्ब्रेन स्टेज भी कह सकते हैं। रिमेंबर, दोबारा से मैं रिकॉल करूंगी, मैंने आपको फर्स्ट में कहा था कि साइटोप्लाज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, क्योंकि मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है सेल वॉल बनाने में। तो स्टेप 2 के अंदर जो है वो हमारे पास मेम्ब्रेन स्टेज कहलाती है। फर्स्ट क्या कहलाती थी, साइटोप्लाज्मिक, एंड सेकंड इज मेम्ब्रेन स्टेज। अब मेम्ब्रेन में क्या हो रहा होता है, मेम्ब्रेन में जब एक दफा हमारे पास प्रिकर्सर्स बन गए, ठीक है, ये प्रिकर्सर्स क्या थे, नैग एंड नैम थे। तो अब ये मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड लाइक कैरियर होता है इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैरीज a lipid like carrier and that lipid like carrier is called बैक्टोप्रिनोल। ठीक है, ये बैक्टोप्रिनोल के साथ नैग एंड नैम बेसिकली यहाँ पर मिलकर एक पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर बनाते हैं। रिमेंबर, हमें सिर्फ नैग और नैम इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर चाहिए। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर कौन सा होता है, जब ये नैग और नैम एक दूसरे के साथ, यानी कि 2 ग्लाइकन चेन्स और विद पेंटापेप्टाइड अटैच्ड विद देम, ये एक पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर कहलाता है। इंडिविजुअली दे आर नॉट called peptidoglycan monomer, they are precursors of peptidoglycan। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर कब बनता है, जब नैम और नैग जो है वो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिपिड लाइक कैरियर है जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड बैक्टोप्रिनोल, ये हेल्प आउट करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर ये नैम और नैग एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, की प्लेयर है इन द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। क्योंकि अगर पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर्स नहीं होंगे तो फिर सेल वॉल की सिंथेसिस भी नहीं हो सकती। सो दिस कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, जो पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर बन चुका है, इज देन मोबिलाइज्ड अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि सेल वॉल तो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन बनती है ना, तो हमने क्या करना है, अभी जो पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर्स बन चुके हैं जो अटैच्ड है विद दिस बैक्टोप्रिनोल, इसको उसने आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन लेकर जाना है। तो बैक्टोप्रिनोल ना सिर्फ एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जहां पर ये नैग और नैम पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर बनाते हैं मिलके, बल्कि ये बैक्टोप्रिनोल जो है लिपिड लाइक कैरियर, ये क्या करता है, इन पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर्स को आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन भी मूव करने में हेल्प करता है, जहां पर जाकर ये फिर फर्दर अपनी जो ग्रोइंग स्ट्रैंड है, ग्रोइंग पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रैंड है, उसके अंदर जाके अटैच हो सके। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि नैम पहले सिंथेसाइज हुआ। ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप है बेसिकली, नैम इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड लिंक्ड टू यूडीपी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली सेकंड स्टेप में जो मेम्ब्रेन स्टेज है उसमें बैक्टोप्रिनोल मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा है, लिपिड लाइक कैरियर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये नैम सबसे पहले आके इस बैक्टोप्रिनोल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड से बना लेता है इसके साथ। सो नैम इज लिंक्ड टू बैक्टोप्रिनोल, सबसे पहले नैम अटैच हो जाता है बैक्टोप्रिनोल के साथ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नैग आता है एंड दैट नैग इज एडेड टू नैम, और ये फिर कंप्लीट क्या बन गया, हमारे पास एक पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर बन गया। तो यहाँ तक तो हमने एक जो स्टेप है वो अचीव कर लिया, पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर बन चुका है। तो बैक्टोप्रिनोल सेकेंडली इसका जो काम है वो क्या है,
इस पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर को इसमें आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन भी ट्रांसपोर्ट करना है। सो ये बेक्टोप्रेनॉल जो लिपिड लाइक कैरियर है, ये क्या करता है, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के जो मोनोमर है उसको पेरीप्लाज्म में पहुंचा देता है। रिमेंबर पेरीप्लाज्म, मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट की प्लेयर बताया था कि सारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस है उनमें सब चीजें इन्वॉल्व है। साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, एज वेल एज जो पेरीप्लाज्म है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है वो भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। सो ये बेक्टोप्रेनॉल क्या करता है, जो ग्रोइंग चेन है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये ग्रोइंग चेन है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ये जाकर बेक्टोप्रेनॉल उनको उसके साथ अटैच करने में हेल्प करता है। सही है, तो बेक्टोप्रेनॉल के दो रोल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे साथ हो जाते यहाँ पे हमारे पास एंड हो जाता है जी स्टेप नंबर 2। नाउ मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 3। अब हमारे पास पहले क्या हो चुका है, हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर भी बन चुका है जो कि साइटोप्लाज्म में बना है। सेकेंडली हमारे पास अब वो पेरीप्लाज्म में भी पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब स्टेप 3 में क्या होता है कि जो डाइसैकेराइड सब यूनिट है, दैट इज NAM एंड NAG, जिसको आप पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर भी कहते हैं, इज देन एडेड टू द एंड ऑफ अ ग्लाइकेन स्ट्रैंड। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत से की प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब हमने जब पहुंचा तो दिया हमने उसको पेरीप्लाज्म में, लेकिन अब इसको ऐड भी करवाना है इनटू द ग्लाइकेन स्ट्रैंड जो ग्रोइंग पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो, दैट इज अ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ सेल वॉल, ये हमारा ग्रोइंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक ऑटोलाइसिन इज एन एंजाइम जो कि क्या करता है, ये यहाँ पर ब्रेक करता है ग्लाइकेन बॉन्ड्स को। ग्लाइकेन जो डिफरेंट इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की असेंबली में इन्वॉल्व होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है आइटोलाइसिन। ठीक है, और उसके बाद जो पेक्टोप्रेनॉल जो ग्लाइकेन जो पेप्टाइडोग्लाइकेन के मोनोमर्स लेकर आता है उनको क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है इनटू द ग्रोइंग सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी हमारे पास, फाइनली ये तो हमारे पास हो गया स्टेप 3 में पहली बात कि आइटोलाइसिन की एक्टिविटी की वजह से अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर हमारे पास आया था वो एड ऑन हो जाता है इनटू दिस ग्रोइंग सेल वॉल। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि पेक्टोप्रेनॉल ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे लिए कर लिया, बट वेयर इज दैट पेक्टोप्रेनॉल नाउ? क्या वो डिग्रेड हो जाता है? क्या होता है इस बेक्टोप्रेनॉल के साथ? तो उस बेक्टोप्रेनॉल के साथ क्या होता है बेसिकली, क्योंकि बैक्टीरिया के पास इस बेक्टोप्रेनॉल जो इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट की प्लेयर है इन द सेल वॉल सिंथेसिस, ये बेक्टोप्रेनॉल जो है वो रिसाइकल हो जाता है, वापस से ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद ये वापस साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होती है और डीफॉस्फोराइलेशन के बाद ये अगेन अपने आप को दोबारा से ये रिसाइकल होकर दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। तो ये बेक्टोप्रेनॉल जो है वो जाया नहीं होता बल्कि रिसाइकल हो जाता है। किस वजह से होता है? क्योंकि बैक्टीरिया के पास इतनी सप्लाई नहीं होती बेक्टोप्रेनॉल की, एक ही वे है दैट इज रिसाइकलिंग। सो फॉस्फोराइलेशन की वजह से यहाँ पर बेक्टोप्रेनॉल जो है बैक मूव हो जाता है बैक इनटू दी साइटोप्लाज्म एंड देन यहाँ पर अगेन अदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और ये पूरी एक जो स्टेप है ये चलता रहता है जब तक कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस या सेल वॉल की बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती। सो अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 भी हमारे पास एंड हो गया। स्टेप 4 विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, और इसको आप क्रॉस लिंकिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पैरेलल स्ट्रैंड्स बने हुए हैं इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन के। अगर तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के इस तरह से पैरेलल स्ट्रैंड तो इतने ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं होते। ठीक है, तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए क्रॉस लिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस क्रॉस लिंकिंग को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेशन। तो ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या होती है? आपको याद होगा कि NAM, ये कौन सा प्रिकर्सर है हमारे पास? NAM। ठीक है, NAM के साथ क्या अटैच होता है हमारे पास? पेंटापेप्टाइड चेन। तो NAM का जो स्ट्रक्चर है, एक पेंटापेप्टाइड चेन की जो ऑल्टरनेटिव जो NAM है उसके अपोजिट स्टैंड के अंदर उसकी पेंटापेप्टाइड चेन के साथ इसकी आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ an enzyme that is called transpeptidase, which is also a penicillin binding protein. So ये transpeptidase क्या करता है? transpeptidation में help करता है। And what is the transpeptidation? तो transpeptidation क्या है basically? Is the reaction catalyzed by a transpeptidase enzyme, also called PEN, that cross links the growing strand with others. इसकी वजह से एक मैशवर्क बन जाता है
वो मैशवर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने में, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स दिखाई थी और मैंने आपको क्रॉस लिंकिंग दिखाई थी, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही होती है। बेसिकली जो एक स्ट्रैंड का नाम है जिसका पेंटापेप्टाइड चेन अटैच है, उसका जो थर्ड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है उसके साथ एडिशनली ग्लाइसिन पेप्टाइड जो है चेन ऐड होती है और वो रिएक्ट करती है विद दी नैम और पेंटापेप्टाइड चेन ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग या और अपोजिट स्ट्रैंड फोर्थ नंबर के साथ वो अटैच होती है, आई मीन फोर्थ नंबर के साथ वो रिएक्शन होता है एंड देन फाइनली वो एक पेप्टाइड क्रॉस लिंक बना लेती है। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस क्रॉस लिंकिंग, बेसिकली जो ये पेंटापेप्टाइड है अब वो टेट्रापेप्टाइड रह जाता है बिकॉज दिस लास्ट एलानीन इज बीइंग फ्रीड, बिकॉज ये इस ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस के लिए इस डी एलानीन का जो है वो रहदा होना, फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। और क्रॉस लिंकिंग के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपेप्टाइडेशन। ठीक है, सो स्टेप 4 के अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो रहा होता है ट्रांसलिंकिंग। तो इसके बाद एक जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल, वो कंप्लीट हो जाती है पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर्स, और जब वो आपस में क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस कि किस तरह से ये ट्रांसपेप्टाइडेज आया और इसने दोनों जो पेंटापेप्टाइड चेन्स है नैम के साथ अटैच्ड उनको उनके बीच में बॉन्ड्स बना दिए। यहाँ पर एक समराइज करने के लिए आपके लिए ये मैंने एनिमेशन लगाई है। तो यहाँ पे पूरे प्रोसेस को जो सिंथेसिस है इसकी इसमें ये समराइज किया गया है इस एनिमेशन में। तो आपको सारे की फैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, वेक्टोप्रेनॉल भी है, नैम भी है। तो यहाँ क्या होता है, बेसिकली जो प्रिकर्सर है नैम शॉर्ट पेप्टाइड, उसके साथ पेंटापेप्टाइड चेन अटैच है और वो नैम अटैच होता है वेक्टोप्रेनॉल के साथ, फिर नैग के साथ वो पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर बना देता है, ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इनटू द पेरिप्लाज्म, फाइनली इट इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर। और फिर ऑटोलाइसिन्स आते हैं, ऑटोलाइसिन की एक्टिविटी होती है जो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं ग्लाइकन स्ट्रैंड्स के। इस पेप्टाइडोग्लाइकन न्यूली एडेड पेप्टाइडोग्लाइकन मोनोमर को ऐड करते हैं इनटू दी बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्लोइंग बैक्टीरियल सेल वॉल। फाइनली ट्रांस ग्लाइकोसाइडेजेस आते हैं जो दोबारा से ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना देते हैं, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स बना देते हैं। ठीक है, ट्रांस ग्लाइकोसाइडेज, ये भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इंपॉर्टेंट की प्लेयर है। फिर ट्रांसपेप्टाइडेशन के लिए अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपेप्टाइडेजेस होते हैं और ये क्या करते हैं, बेसिकली पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स बना देते हैं ताकि मजीद सेल वॉल को स्ट्रेंथन किया जा सके।